तो मुझे महसूस हुआ इस विधानसभा में सबसे ज्यादा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मानने वाले लोग हैं। भले वो दहशत की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से ये आवाज़ें दब गई थी, वो चौक चौराहे पे बोलना नहीं चाहता था, वो दहशत में था। लेकिन मेरे आने के बाद कहीं न कहीं ये महसूस हुआ उन्हें कि मुखिया मुर्शीद साहब आए हैं, अब मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकेगा, मुझे एक थप्पड़ कोई मार नहीं सकेगा, मेरा माइक कोई नहीं तोड़ सकेगा, मेरा टेंट कोई नहीं तोड़ सकेगा। अगर ऐसी हरकत करेगा तो मुखिया मुर्शीद जवाब देने के लिए 24 घंटा तैयार है। इस कड़ी में मैं कई सभाएं किया, जिस जगह में आज यहाँ पर आप की कशीर तादाद में जो इजलास देख रहे हैं, मैं इस पर जगह 7 पंचायत का संगठन पूरी मजबूती से बनाया हुआ, और वो जो हाट जो विधानसभा का मरकज है महज 1 किलोमीटर दूर। मैं सुसेना गांव में भी सभा किया, काशीबारी में भी किया, गोया के कोई पंचायत नहीं बचा है जो मैं सभा नहीं किया, और वो सभा मेरा कामयाब रहा। क्योंकि इससे पहले मजलिस की बात को जो यहाँ पर दबाई गई थी और लोगों को दहशत में लाया गया था, इसका मिसाल उदा की सरजमीन पर है। जब हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब आए थे तो एक छोटा सा जलसा के रूप में किया जा रहा था, लेकिन जो लोग यहाँ पर सत्ता पर काबिज थे और जो पूर्वज थे, सभी लोगों ने जाकर के माइक तोड़ दिया और टेंट तोड़ दिया। पार्टी को कहीं न कहीं ये महसूस हुआ कि अब कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ चाहिए जो पार्टी को संगठन से, अरे भाई चुप रहिए आप लोग, जो लोग भी बोलते हैं आप बाहर चले जाइए यहाँ से, अगर अपनी बात करने आए चले जाइए। तो पार्टी को लगा कि संगठन में यहाँ किसी मजबूत व्यक्ति की जरूरत है और यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भी मजबूत व्यक्ति की जरूरत है। चूंकि 2020 में मेरे नाम का ट्वीट किया था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ट्विटर हैंडल से हुआ था, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब उसका पुरजोर उस वक्त विरोध किए थे वो कि हम इतने पुराने लोग हैं, हमें टिकट नहीं मिली। टिकट 2 दिन के आए हुए व्यक्ति को मिल गया। मुझे भी महसूस हुआ कि हम तो आए हैं कभी दिन हुआ, ये पुराने लोग हैं, इनको अगर पार्टी मौका देती है तो हमको कोई इसमें संकोच नहीं, गुरेज नहीं। और पार्टी के आला कमान के जरिया बताया गया कि हम लोग इस बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम को मौका देंगे। बातें भी तय हो गई, लेकिन अंतिम दिन जो 20 तारीख था नॉमिनेशन का, उस दिन पता चला कि ये टिकट शाहनवाज आलम को दे दिया गया। तो किस परिस्थिति में चली गई? आज जो रोना रो रहे हैं इससे ज्यादा रोते थे। उस वक्त आपकी जबान में ताला क्यों लग गई कि मुर्शिद मुखिया 4 दिन पहले आया था, हमने विरोध किया। जब शाहनवाज को टिकट दी गई, आप एक बार भी ये शब्द नहीं बोले कि जिसको महज 2 घंटा नहीं हुआ उसके हाथ में टिकट चली गई। कहीं न कहीं ये साजिश, आज भी वही
की साजिश का एक हिस्सा बचा जा रहा। जो व्यक्ति पार्टी में 2 महीना इस्तीफा का अर्जी लगाता, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब का एक बड़प्पन है कि जो आदमी मजलिस का रुकनियत हासिल किया है, तो हम उनको आखिर वक्त तक इंतजार करेंगे कि वो मेरी पार्टी का एक रुकन रहे। उसको फलस नहीं किया गया, उसको रखा गया, फिर ये नामांकन किया, हलफ लिया, फिर ये बातें आई कि 2 आदमी हैं, आप दोनों अपने में मशाहलियत कर लीजिए। ये बात कम से कम पार्टी के लोगों को संदेश दे दीजिए कि हम दोनों आदमी हैं, आपको पूरी इख्तियार है, दोनों में से जिसको भी आप लोग टिकट देंगे, हम लोग मजबूती से लड़कर उसको जिता के लाएंगे। और उसके बारे में भी आप झूठा कहते हैं, आपकी आवाज है, आप अपनी निशानियां छोड़ गए हैं। कहीं न कहीं हम लोगों को और पार्टी के लोगों को ये आशंका था अगले 2020 की साजिश रची जा रही है, क्योंकि इन्होंने आज से 25 दिन पहले जनस्वराज में अर्जी लगाई थी। ये पार्टी को इल्म था कि जनस्वराज में ये जाना चाहता था, और यह भी इल्म था कि कहीं न कहीं ये फिर सरफराज आलम के लिए काम कर रहा है। ये इल्म था पार्टी को। पार्टी तमस्कीर की तरह सारी बातें देखकर आज वो बातें आया हुई कि आप जनस्वराज में अर्जी लगा दी गई थी, और जब टिकट यहां से अनाउंसमेंट नहीं हुआ, आपकी फोटो, सरफराज का फोटो एक साथ प्रशांत किशोर के सामने में है। पार्टी यहां पर नामों की घोषणा नहीं किया, जनस्वराज में आपको स्टार प्रचारक बना दिया जाता। आज भी साजिश थी कि हम टिकट नहीं लाए, टिकट फिर बाईपास करके सरफराज को दिलाए। ये सरफराज इस पार्टी के टिकट के लिए 10 दिन से एक कर दिया था, और कई करोड़ की बात कहा था। लेकिन मैं पार्टी के आला कमान पर उसको पूरी तरह से सम्मान करता हूं, उनके अज़्म का, और जो अहद किया था जो 1 साल पहले कि हम पार्टी के आदमी को ही लड़ाएंगे, जो कि मुखिया मुर्शीद को अगले बार धोखा हुआ है, कहीं न कहीं उसको मौका देंगे। आप देखे होंगे कि 23 फरवरी को जब हमको जिला अध्यक्ष बनाया गया था, अख्तरुल ईमान साहब ये बातें कही थी। आप उस बात पर नहीं जाते ये इल्जाम वो इल्जाम। अगर वाकई हम किसी चीज का मुखालफत करते हैं, तो कहीं न कहीं मेरे दुश्मनों की जो जगह है, जिसके खिलाफ हम बोलते हैं, आज एक साथ कैसे हो जाते हैं। कहीं न कहीं ये ढोंग था और ये साजिश रची गई थी। आगे मैं कुछ दिनों में बहुत सारी बातों को बयान करूंगा कि ये साजिश किस तरह का था। आज जो आदमी अपने आप को सरफराज कहता था कि टिकट क्या चीज है, आज उस आदमी को अल्लाह ने जीते जी दिखा दिया कि टिकट इतनी बड़ी शक्ति होती है। जिस आदमी को अब हैदराबादी कहते थे, ये हैदराबाद के लोगों के पार्टी में इतनी ताकत है, तो वो अर्श से फर्श पर ला सकता है। जब अगले बार आरजेडी का सिंबल पर सरफराज आलम लड़ रहा था, महज 13 दिन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उस मुस्तहकम इरादे के साथ जब वो जो इतिहास आया था, तो 13 दिन में कायाकल्प कर दिया था और 7,500 मतों से उसको पराजित कर दिया था। यही मजलिस है।
बहुत लोग कहता है कि मजलिस क्या है, तो मैं मुझसे पहले MP चुनाव हुआ, आप बीजेपी के लिए काम किए, जो कि हाथ का सभी लोग जानता है। अभी भी फिर आप बीजेपी में जाना चाहते थे और नीतीश कुमार जी ने अपने पुराने लोगों को टिकट दे दिया। आज आप कहां चले? फिर जाके बीजेपी के बी टीम उनके सेकंड बीजेपी के गोद में बैठे। जो आदमी कहता है कि सत्ता में आने के लिए मुसलमान वोटों की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग उसको दिखाएंगे आपको। आज आप फिर बीजेपी के थे, बीजेपी के साथ चले गए, बहुत सारी बातें करता है। आज हम लोग MIM के बैनर तले हैं, चूंकि यहाँ 2 समुदाय के लोग हैं। इस सभा में हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों, ये कहीं न कहीं हमारे तहजीब की निशानियां हैं कि जो हमारे पूर्वज रहते थे जिस तरह, आज उस चीज का गहवारा आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये MIM कहीं न कहीं ये मजलूमों की आवाज है, दबे कुचलों की आवाज है। जब जब इस देश के किसी भी नागरिक पर, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, जुल्म हुआ है, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस जुल्म के खिलाफ बोले। याद करिए, गुजरात में जब एक हरिजन को पेशाब पिलाया गया था, किसी में बोलने की जरूरत नहीं की, साहस नहीं था। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस हरिजन व्यक्ति के लिए, अनुसूचित जनजाति जाति के लिए आवाज उठाया, सड़क से लेके सदन तक उसकी आवाज उठाया कि ये गलत हुआ। और मध्य प्रदेश में जब एक हरिजन को बांध कर पीटा गया, वायरल भी हुआ, उसका भी आवाज कौन उठाया? यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जब पुलवामा में 26 जाने हमारे हिंदू समाज के लोगों को किया, उसकी आवाज कौन उठाया? यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और 26 देशों में जाकर के उन्होंने इस हिंदुस्तान के शांति का संदेश लेकर जाकर वहां बताया कि हमारा हिंदुस्तान क्या है और पाकिस्तान क्या है। आज उसको कोई कह दे कट्टर मुसलमान है, मुसलमानों के लिए काम करता है, वो सरासर गलत। मैं इस मंच के माध्यम से सभी हिंदू समाज के भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ। लोग राजनीति स्टंट बनाने के लिए कहीं न कहीं ये बातें कहते हैं। आप उसके कार्यकलाप को देख लीजिए कि जब भी कोई आदमी किसी को सताता है, किसी को परेशान करता है, अत्याचार करता है, यही व्यक्ति उनकी आवाज बनता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। उसका एक ही संकल्प है कि हर हिंदुस्तानी की हिफाजत, सुरक्षा और उनके मुस्लिम जालिमाना हरकत अगर कोई करता, उनके खिलाफ बोलना मेरी पहली प्राथमिकता है। हर हिंदुस्तानी मेरा है, हम सभी हिंदुस्तानियों का है, ये बैरिस्टर साहब का ये नारा है। क्योंकि हम लोगों के ऊपर, हम लोग 14.5% ऑल ओवर इंडिया में हैं और ज्यादतियाँ ज़्यादा होती हैं। हमारी मस्जिद तोड़ी जाती है, हमारे जो मजार है उसको तोड़ा जाता है, हमारे ऊपर हमारे शरीयत के खिलाफ कानून लाया जाता है, तो उनको बोलना लाजमी हो जाता है। जब वो बोलता है, इस वजह से कुछ लोग कहता है ये कट्टर मुस्लिम है। अरे जुल्म मेरे ऊपर होगा तो बोलेगा कौन? आज वक्फ की जमीन आया, उनका जो भी मामला था, वक्फ में क्या है? वक्फ में जितने भी मदारिस, मसाजिद, कब्रिस्तान, मकबरा, ईदगाह, सभी जमीन
वक्फ की थी, उसमें नाजायज ढंग से शरीयत के खिलाफ कानून ला रहा था, इसलिए उसके बोलना लाजिम था और बोला। और जितने लोग, जिन पार्टियों को हमने 50 साल से वोट दिया है, वो एक मूर्ख दर्शक बन के पार्लियामेंट में देखा है, उसका भी सबूत है। एक ही व्यक्ति बोला, कहीं न कहीं हम सभी मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान का में शहरियत हासिल है, हम यहाँ के बासिंदा हैं, निवासी हैं, इसके वजह से उसको दर्द था। हमारे सभी मामलात में जो मेरे शरीयत और हदीस के खिलाफ लाई जाती है, वो व्यक्ति बोलता है। अब जब हमारे लिए वो बोलता है तो हमें फर्ज होना चाहिए कि जो भी उनके पार्टी से नुमाइंदा हो, उनको वोट देकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को बढ़ाई जाए। उसकी ताकत कैसे बढ़ेगी? उसकी ताकत तब बढ़ेगी जितने जगह उसके उम्मीदवार खड़े हुए हैं, आप भारी मतों से जब जिता देंगे, ये बात पूरे हिंदुस्तान में आया होगी कि मजलिस का 10 उम्मीदवार जीत गया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत बढ़ जाएगी, आपकी पहचान बढ़ जाएगी। जो आप दबाए जाते हैं, सताए जाते हैं, कि ये बात बंद हो जाएगी। जिस दिन मेरा 10-15 विधायक हो जाएगा, मेरे पार्टी के बगैर कोई भी पार्टी बिहार में सरकार नहीं बना सकती है। मेरी मदद लेना पड़ेगा। जब मेरी मदद लेकर के सरकार बनेगी, दावा है कोई हरिजन, कोई अनुसूचित जनजाति या और हिंदू समाज पर जो गैर हरकत करता है और उसको समय समय पर प्रताड़ित करता है, वो करना बंद हो जाएगा। जब आवाज उठेगी असेंबली में, तो ये आवाज मेरी एक तरह से कानून बनेगी और एक तरफ से सरकार के कामों में भी जाएगी और ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। कहीं न कहीं इसकी जरूरत है। और जो कि हाथ में एक ही परिवार का 56 सालों से कयादत रही है, हिसाब तो मांगना होगा। आप मुखिया बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं, पंचायत समिति बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं। जब हर 5 साल में चुनाव आता है, आप उसके कार्यकलाप को देखते हैं कि यह व्यक्ति 5 साल में क्या किया, काम किया कि नकारा साबित हुआ। उसी तरह जब आप एमएलए चुनते हैं तो आपको देखना होगा, अगर कोई 4 टर्म में रहा है, क्या उसका कार्यकाल बेहतर रहा जिसको वो गिना रहा है? जो जंगल राज था, जिस वक्त यहाँ पर बोलता था लोग, खाता नहीं वही जो बाप बेटा कहे वही सही। आज आपको आता है कि हम जनता का राज बना देंगे। आज आपको डेमोक्रेसी और जमहूरियत नजर आता है कि जमहूरियत में जनता मालिक है। जब आप 20 साल थे, ये जनता मालिक नहीं था, उस वक्त भी था, लेकिन सरकार जंगल राज का था तो आपकी बात को दबा दी जाती थी, आपको दहशत में रखा जाता था। जो इज्जतदार लोग होता था, जो ताकत रखता था कि इनके खिलाफ करे, उसको कहीं न कहीं गलत केस में फंसा करके जेल भेजा जाता था। आप मुजफ्फर मुखिया को देख लीजिए, प्रोफेसर अख्तर साहब को देख लीजिए। हिंदू समाज में बटरा गांव में बहुत लोग होंगे। यहाँ पर एक लखन ठाकुर था, उस आदमी को रातों रात पकड़ करके दूसरे जिला में जाकर के उसकी हत्या कर दी गई। आज तक उस केस का कुछ नहीं हुआ। ये जंगल राज था। तो आज